हाय एवरीवन, दिस इज़ पूजा क्लासेस। अभी हम लोग चाइल्ड पेडागोजी का क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये चाइल्ड पेडागोजी का जो क्वेश्चन है, ये 22 जनवरी 2017 को उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूटेट जो होता है उसके पेपर 1 में पूछा गया है। ठीक है, अब हम लोग अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों का क्वेश्चन क्या है? ठीक है, अब हम लोग आ गए क्वेश्चंस की ओर। तो ये वीडियो किसका है ये सब बताने का तो ज़रूरत है नहीं। तो क्वेश्चन आंसर हम लोग अब शुरू करते हैं। ठीक है, चाइल्ड पेडागोजी का क्वेश्चन नंबर 1 है, वह अधिनियम जो असक्षम व्यक्तियों से संबंधित है। पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995, पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1997, पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1992, पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1990। ठीक है, ये 4 हम लोगों के ऑप्शंस हैं। इसका आंसर होगा पहला। ठीक है, पीडब्ल्यूडी अधिनियम वर्ष 1995 अक्षम यानी कि दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पीयर ट्यूटरिंग शिक्षण तकनीक का भाग नहीं है? व्याख्या करना, पुनर्बलन, मॉडलिंग और व्याख्यान देना। ठीक है, ये चारों ऑप्शंस हैं। इसका आंसर क्या होगा? चौथा, व्याख्यान देना। ठीक है, इसका आंसर होगा 4, व्याख्यान देना। और पुनर्बलन भी, पीयर पुनर्बलन भी, ये भी है। ठीक है, इसमें जो है 2 आंसर हो सकते हैं। हम लोग व्याख्यान को ही लेंगे आंसर, लेकिन पुनर्बलन भी हो सकता है। पीयर ट्यूटरिंग शिक्षण तकनीक का ये दोनों ही भाग है, इसलिए ये ऑप्शंस जो थे इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग था। 2 आंसर है इसमें, पुनर्बलन भी हो सकता है और व्याख्यान देना भी हो सकता है। ठीक है, पुनर्बलन भी हो सकता है और व्याख्यान देना भी इसका आंसर हो सकता है, इसलिए इस जगह थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था। अब हम लोग अभिकथन ये गरीब घर की लड़कियां ज़्यादातर विद्यालय त्याग देती हैं। लड़कियां घर पर अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करती हैं। ठीक है, तीसरा नंबर, इसका आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों सत्य हैं। ए आर दोनों असत्य हैं, केवल ए सत्य है, केवल आर सत्य है। तो इसका आंसर होगा 1 नंबर। ठीक है, गरीब घर की लड़कियां जो होती हैं ज़्यादातर विद्यालय त्याग देती हैं क्योंकि सामान्यतः या तो वो घर का काम करती हैं या छोटे भाई बहनों की देखभाल करती हैं। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 12 हो, वास्तविक आयु 10 वर्ष हो, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो बुद्धि लब्धि निकालने के लिए हम लोग क्या कहते हैं? मानसिक आयु गुना वास्तविक आयु। ठीक है, मानसिक आयु कितनी है? 12 इंटू 10 इज इक्वल टू 120। ठीक है, 120। तो आंसर कौन सा होगा? पहला नंबर ऑप्शन 4 का 1। बुद्धि लब्धि निकालने के लिए क्या फार्मूला यूज होता है? मानसिक आयु गुना वास्तविक आयु, मानसिक आयु इंटू वास्तविक आयु। तो आंसर होगा 120। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, तो ये क्लियर कर लें। ठीक है, अब हम लोग इसमें 5 और 6 डिस्कस करते हैं। मौखिक परीक्षा का उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थियों की कठिनाई का पहचान करना, भाषा के धारा प्रवाह एवं लचीले प्रयोग की जांच करना, विद्यार्थियों के भाषाई कौशल को प्रयुक्त करने की क्षमता की जांच करना, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो 5 नंबर का जो ऑप्शन होगा मेरे ख्याल से उपरोक्त सभी होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए कि मौखिक परीक्षा का जो उद्देश्य होता है
वो विद्यार्थियों की कठिनाई का पहचान करना भी होता है। ठीक है। भाषा के धारा प्रवाह एवं लचीले प्रयोग की जांच भी हो जाती है। विद्यार्थियों के भाषाई कौशल को प्रयुक्त करने की क्षमता, यानी कि विद्यार्थी जैसे बात करते हैं वो ठीक से बोल पा रहे हैं या नहीं, लैंग्वेज स्किल्स है कि नहीं, ये सारे के सारे हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ठीक। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्नांकित में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा माध्यम होगा? ठीक है। कक्षा, किस कक्षा के लिए? कक्षा 3 के लिए। व्याख्यान विधि, सृजनात्मक कार्यकलाप, प्रयोगशाला, समूह वार्तालाप, चारों लिखा हुआ है। तो सृजनात्मक कार्यकलाप जो क्रियाकलाप जो होता है, सृजनात्मक क्रियाकलाप, ये जो है राइट ऑप्शन होगा, यानी कि इसका आंसर हम लोग करेंगे 2 नंबर। अब हम लोग करें अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है, किसके द्वारा? समाकलन द्वारा, समावेशित शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 7 का 3 नंबर, समावेशित शिक्षा द्वारा। ठीक। समावेशित शिक्षा जो होती है उसके द्वारा निःशक्त बालकों की शिक्षा का प्रावधान किया जा सकता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। आकलन का वह प्रकार जो विद्यार्थियों के अधिगम की प्रतिपुष्टि लेने तथा विद्यार्थियों की उपलब्धि एवं निर्देशात्मक तरीकों को बेहतर बनाने एवं विद्यार्थियों की कमजोरियों को दूर करने से संबंधित है, क्या कहलाता है? रचनात्मक आकलन, श्रीतांत आकलन, बाह्य आकलन, आंतरिक आकलन, क्या कहलाता है ये? तो इसका आंसर क्या होगा? 1 नंबर, रचनात्मक आकलन। अब रचनात्मक आकलन क्यों होगा? क्योंकि आकलन का जो प्रकार विद्यार्थियों की अधिगम की प्रतिपुष्टि लेने के लिए या विद्यार्थियों की उपलब्धि एवं निर्देशात्मक तरीकों को बेहतर बनाने, विद्यार्थियों की कमजोरियों को दूर करने से संबंधित है, वह क्या कहलाता है? रचनात्मक आकलन। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। संवेगी गत्यात्मक अवस्था में शिशु अपने वातावरण का अन्वेषण करते हैं, किसके द्वारा करते हैं शिशु? तार्किक चिंतन द्वारा, संवेगम एवं गत्यात्मक क्रिया द्वारा, टेलीग्राफिक स्पीच द्वारा, नैतिक निर्णय द्वारा। तो 9th का आंसर होगा 2, संवेगों एवं गत्यात्मक क्रिया द्वारा। क्योंकि संवेगी गत्यात्मक अवस्था में शिशु अपने वातावरण की पहचान जो है संवेगों एवं गत्यात्मक क्रिया द्वारा करते हैं, अन्वेषण। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। विकास की किस अवस्था को गैंग एज कहा गया है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। आंसर होगा बाल्यावस्था। क्या होगा आंसर? बाल्यावस्था। ठीक है। अब 11 नंबर करते हैं। यूनेस्को की 21वीं सदी के लिए शिक्षा संबंधी रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? टुवर्ड्स ए लर्निंग सोसाइटी, लर्निंग द ट्रेजर विद इन, टुवर्ड्स ए ह्यूमन एंड एनलाइटमेंट सोसाइटी, लर्निंग टू बी। ठीक है। तो 11 का आंसर क्या है? तो इसका था लर्निंग द ट्रेजर विद इन। क्या था? लर्निंग द ट्रेजर विद इन। तो 2 नंबर हम लोगों का राइट ऑप्शन है, लर्निंग द ट्रेजर विद इन। अब आगे बढ़ें। शिक्षा की प्रक्रिया को कौन सा उपागम अधिगमकर्ता को केंद्र में रखता है, ना कि शिक्षक को? सृजनात्मक,
व्यवहारवादी, क्रियात्मक उपागम, संरचनात्मक उपागम। तो इसका आंसर क्या होगा? सृजनात्मक उपागम। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया का सृजनात्मक उपागम जो होता है अधिगमकर्ता को केंद्र में रखता है, ना कि शिक्षक को। तो इसका आंसर होगा 1 नंबर, सृजनात्मक उपागम इज द राइट आंसर। तो नाउ अब हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। सॉरी, अधिगम प्रभावित होता है किससे? सामाजिक अंतःक्रिया से, अंतर्वैयक्तिक संबंध से, दूसरों के संप्रेषण से, या इन सभी से। तो इसका आंसर होगा ये सभी। ठीक है, क्योंकि सामाजिक अंतःक्रिया जो होती है व्यक्तिक जो होती है, मतलब सारे सोसाइटी से जो होता है, उससे दूसरे से हम लोग सीखते हैं, दूसरे से ही प्रभावित होती है। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं 14 नंबर की ओर। किसने कहा है कि बच्चे संसार में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं? किसने कहा है, किसका ये बयान है? तो ये नॉम चॉम्स्की ने कहा था। उन्होंने बच्चों को लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा था। ठीक है, हम लोग बढ़े अब आगे 15 नंबर की ओर। CWSN बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक हेतु कौन सी बैठक व्यवस्था आदर्शवाद है? ठीक, गोलाकार बैठक व्यवस्था, यू आकार की बैठक व्यवस्था, 1 और 2 दोनों, पंक्तिवार बैठक व्यवस्था। ठीक है, तो गोलाकार तथा यू आकार बैठक व्यवस्था जो होती है शिक्षकों के लिए छात्रों को CWSN पढ़ाने हेतु आदर्श व्यवस्था है। तो इसका आंसर होगा 3 नंबर पॉइंट। ठीक है, 3 नंबर, ये भी अच्छा है, ये भी सही है। निम्नलिखित में कौन सा प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है? रोसार्क इंक ब्लॉट टेस्ट, ड्रॉयमैन टेस्ट, 16 पर्सोनैलिटी फैक्टर, थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 16 पर्सनालिटी फैक्टर या प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है, जबकि रोसार्क इंकबोल्ट टेस्ट, ड्रॉयमैन टेस्ट और थीमेटिक प्रक्षेपण परीक्षण है। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर, ये नहीं है। ये क्या है? 16 जो 16 पर्सनालिटी फैक्टर जो है प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है। आगे बढ़ें। संप्रेषण कौशल में निहित है बोलना, सक्रिय रूप से सुनना, शारीरिक भाषा, लेखन। तो बोलना, सक्रिय रूप से सुनना, शारीरिक भाषा तथा लेखन संप्रेषण कौशल में निहित होता है। तो 17 का आंसर होगा चौथा, क्योंकि ये चारों का चारों आता है इसमें। मानव वृद्धि एवं विकास प्रभावित होता है किससे? वंशानुक्रम से, वातावरण से, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 18 का आंसर होगा 3। क्या होगा? 3। क्यों होगा 3 भाई? तो वंशानुक्रम और वातावरण से जो होता है मानव की वृद्धि एवं विकास प्रभावित होती है। अब आगे बढ़ें। CWSN के लिए मुख्य शिक्षण तकनीक है सहयोगात्मक अधिगम, साथी समूह शिक्षण, 1 और 2 दोनों, व्याख्यान विधि। कौन सा सही है? तो सहयोगात्मक अधिगम तथा साथी समूह शिक्षण CWSN के लिए प्रमुख शिक्षण तकनीक हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसको बंद किया जाए। 19 का आंसर क्या होगा? 19 का आंसर होगा 3 दोनों। अभिप्रेरण का परिणाम है लक्ष्य केंद्रित व्यवहार, और निर्देशित व्यवहार, उत्तेजनापूर्ण व्यवहार, समस्या समाधान, अभिवृत्ति। ठीक है, ये चारों ऑप्शंस हैं।
अब हम लोग आंसर क्या होगा 20 का आंसर होगा 1 नंबर। लक्ष्य केंद्रित व्यवहार अभिप्रेरण का परिणाम होता है। ठीक है। समावेशित विद्यालयों में बाल केंद्रित मूल्यांकन प्रणाली होनी चाहिए, लचीली, निरंतर, भागीदारीपूर्ण, ये सभी। समावेशित विद्यालयों में बाल केंद्रित मूल्यांकन प्रणाली लचीली, निरंतर तथा भागीदारी पूर्ण होनी चाहिए। इसका आंसर होगा 4। क्या होगा 4। आगे बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर की ओर। स्मृति की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? कूटांकन, भंडारण, ध्यान देना, प्रत्यास्मरण। ठीक है। 22 का 1 कूटांकन, ध्यान देना, भंडारण कूटांकन होगा, उसके बाद प्रत्यास्मरण होगा, उसके बाद स्मृति होगी। ठीक है। तो तीसरा नंबर जो है सही ऑप्शन है। 1 पहले आएगा, फिर 3, फिर 2, फिर 4। पहले 1, फिर 3, 1, 3, 2, 4। ये हुआ राइट ऑप्शन। अब 23 के ओर बढ़ते हैं हम लोग। ऐसे व्यक्ति जिनकी उच्च स्तरीय उपलब्धि आवश्यक होती है, वे जब बहुत कठिन कार्य का सामना करते हैं तो बहुत जल्दी ही उस कार्य को क्यों छोड़ देते हैं? कारण वो आसानी से थक जाते हैं, उनमें निरंतर प्रयास करने की क्षमता कम होती है, उनमें उच्च स्तर की चिंता होती है, उनमें उच्च श्रेणी की कार्य कुशलता की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो 23 का आंसर क्या होगा? ऐसे व्यक्ति जिनकी उच्च स्तरीय उपलब्धि होती है, वो जब बहुत कठिन कार्य को सामना वे जब बहुत कठिन कार्य का सामना करते हैं तो बहुत जल्दी उस कार्य को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनमें जो होती है उच्च श्रेणी की कार्य कुशलता अत्याधिक होती है। ठीक है। तो 23 का क्या होगा? चौथा नंबर। 23 का चौथा नंबर, 4 इज द राइट आंसर। ठीक है। तो हम लोग बढ़ें आगे। पाठचर्या को कितने पक्षों में बांटकर निर्धारण किया जाना चाहिए? संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक, भावात्मक, ये सभी। ठीक है। तो हम लोग इसका आंसर क्या होगा? 4 नंबर। ये सभी पाठ्यक्रम को, पाठ्यचर्या को सभी पक्षों में बांटकर निर्धारण किया जाना चाहिए। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं 25 नंबर की ओर। निम्नलिखित में से किस अवस्था में शिशु आत्म केंद्रित होता है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था। ठीक है। 25 नंबर, पूर्व बाल्यावस्था में जो होता है उसमें शिशु आत्म केंद्रित होता है। तो आंसर होगा 2 नंबर। ठीक है। आगे बढ़ें अब 26 पे। मनोवैज्ञानिक द्वारा यह सुझाया गया है कि प्रतिभाशीलता शिक्षक के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से किसके संसर्ग पर निर्भर करती है? उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता एवं उच्च प्रतिबद्धता, सामान्य क्षमता, उच्च सृजनात्मकता एवं उच्च प्रतिबद्धता, उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता एवं सामान्य प्रतिबद्धता। उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है। 26 का मनोवैज्ञानिक द्वारा यह सुझाया गया है कि उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता
एवं उच्च प्रतिबद्धता। ठीक है, ये जो होता है शिक्षक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता होती है, तो इसका आंसर होगा 1 नंबर। अब 27, संवेगात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन से मुख्य विशेषताएं हैं? अपने संयोगों एवं भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना एवं प्रत्यक्षीकरण कर पाना, अपने संवेगों को नियंत्रित एवं नियमित रख पाना। ठीक है, तीसरा, अपने संवेगों की तीव्रता को समझ जाना। ठीक है, तो इसका अब आंसर क्या होगा 27 का? तो 27 का आंसर होगा 1 2 3 तीनों। ठीक है, क्यों होगा भाई तीनों? तो संवेगात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषता जो होती है अपने संवेगों को तीव्रता से समझना, अपने संवेगों को नियंत्रित एवं नियमित रखना और अपने संवेगों एवं भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना और प्रत्यक्षीकरण कर पाना होती है। यानी कि ये तीनों जो है, तीनों सही। अब हम लोग बढ़ते हैं मास्लो का सिद्धांत किस पर आधारित है? भावनाओं, इच्छाओं, आवश्यकताओं, कार्यों पे। तो मास्लो का जो सिद्धांत था वो आवश्यकताओं पर आधारित था। किस पे? आवश्यकताओं पे। किस अहम रक्षा युक्ति के अंतर्गत व्यक्ति अपने स्वयं के गुण दूसरों पे थोपते हैं? तो प्रक्षेपण, युक्तिकरण, दमन, अस्वीकरण। ठीक है, तो प्रक्षेपण अहम रक्षा युक्ति के अंतर्गत व्यक्ति अपने स्वयं का गुण दूसरों पर थोपता है। आंसर होगा प्रक्षेपण, 1 नंबर। 1 नंबर इज द राइट आंसर, 1 इज द राइट आंसर। तो हम लोग बढ़ेंगे 30 और आखिरी क्वेश्चन जो चाइल्ड पेडागोजी का है। शिक्षण के दौरान बच्चों के कक्ष व्यवहार के अध्ययन हेतु कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? अवलोकन, केस स्टडी, साक्षात्कार, प्रश्नावली। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? शिक्षण के दौरान बच्चों के कक्ष व्यवहार के अध्ययन हेतु अवलोकन विधि जो होती है सबसे उपयुक्त है। कौन विधि? अवलोकन विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। ठीक है, तो हो गया ये हम लोगों का 30 नंबर का पेडागोजी जो उत्तराखंड टीचर्स मतलब पात्रता परीक्षा में पूछा गया था। अभी हम लोग ये सॉल्व कर लिए। अब इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक, और जो स्टूडेंट्स हम ये फुल्ली अनपेड ग्रुप है, व्हाट्सएप पे भी हम लोगों का ग्रुप है, उसमें भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें ज्वाइन होने के लिए आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं जहां पूरी तैयारी करवाई जाती है सीटेट की। ठीक है, ये नंबर सिर्फ व्हाट्सएप नंबर ही है। इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं 7361840640। थैंक यू। और पूजा क्लासेस के बाकी वीडियोस को भी आप लोग देख सकते हैं। हम लोग क्लास 6 से 12 तक एनसीईआरटी के सारे सब्जेक्ट्स का वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं। और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वीडियोस बनाने का और अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने का। इसलिए थैंक यू अब आप लोगों को।